नमस्कार दोस्तों। डेट आज के देखो 25 जून 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट देख लीजिए रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कहा था, फेथ देखो वो बर्ड है जो अगर अंधेरा हो तब भी लाइट को फील कर सकता है। क्या मतलब है इस चीज़ का? जैसे देखो कोई चिड़िया है, सूरज को देख नहीं पाती, लेकिन बावजूद इसके उसे पता है कि सूरज उदय होने वाला है, सनराइज होने वाला है, तो वो चहचहाने लगती है क्योंकि उसे विश्वास है कि सूर्य आने वाला है। उसी प्रकार से देखो हम ना कई बारी डिफ़िकल्टीज़ में फंस जाते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, एग्ज़ाम से पहले प्रेशर है, लेकिन फिर भी वो पढ़ता रहता है, उसे पूरा विश्वास है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा होगा। कोई मरीज है, बीमारी से सफ़र कर रहा है, लेकिन उसे विश्वास है कि दवाई लेने से मैं ठीक हो जाऊंगा, इसी वजह से वो दवाई लेता है। तो लाइफ में ये जो फेथ है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसे आप फेथ बोलिए या फिर उम्मीद बोलिए, होप बोलिए, कुछ भी नाम दे सकते हो। जीवन में देखो आगे बढ़ने के लिए ना विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी टनल में ना लाइट नज़र नहीं आती, कुछ भी नज़र नहीं आता, हम सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट करते हैं, सीढ़ियाँ नज़र में नहीं आती, तो पहली सीढ़ी पर कदम कई बार रखना पड़ता है, हमें विश्वास करना पड़ता है। तो यही कोट है। आज डिस्कशन की बात करें, आज देखो हिंदू में आर्टिकल्स अच्छे हैं। 3 इश्यूज हिंदू से डिस्कस करेंगे, एक इंडियन एक्सप्रेस से डिस्कस करेंगे। जल्दी से बता देता हूँ। पहला आर्टिकल, इंडिया मालदीव रिलेशंस। मालदीव का झुकाव अब चाइना से थोड़ा कम होके मालदीव बैलेंस कर रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, जानेंगे कैसे। ह्यूमन डिग्निटी वर्सेस रिलीजियस प्रैक्टिसेस का इशू है, ये डिस्कस करेंगे। निकोबार ट्रायंगल से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट इशू है। और लास्ट इंडियन एक्सप्रेस से इशू है, रियल स्कैम बिहाइंड नीट स्कैम के पीछे में रियल स्कैम क्या है। और देखो हमें एथिक्स का स्टार्ट करना है, लेकिन आज भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन टारगेट ये है कि मेंस से पहले एथिक्स के एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हम डिस्कस करें। लेकिन डिस्कशन लंबी हो जाती है, आज जैसे डिस्कशन लंबी हो जाएगी थोड़ी, 4 इश्यूज हमें डिस्कस करने हैं, इस वजह से वो पार्ट थोड़ा सा रह जाता है। लेकिन कोशिश करेंगे कि स्टार्ट कर ही दें और धीरे धीरे करके एथिक्स को कवर करना स्टार्ट करें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया मालदीव रिलेशंस से संबंधित है। सिलेबस की अगर बात करें तो जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो पिछले नवंबर 2023 में मालदीव में ना नए राष्ट्रपति बने थे, मोहम्मद मोइजू। एकदम से जब ये राष्ट्रपति बने तो देखो ये चाइना की तरफ इंक्लाइंड हो गए और इंडिया को इन्होंने बुली तक कह डाला। इंडिया हमें धमकाता है, इंडिया हमें दबाने की कोशिश करता है। रिलेशंस खराब हो गए। इन्होंने इंडिया को बोला, आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे 76 जो मिलिट्री पर्सनल है उनको आप यहाँ से ले जाइए। इवन अल्टीमेटम तक इंडिया को दे दिया गया। फिर एक घटना घटी थी जो काफ़ी सुर्खियों में आई थी। प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे और उन्होंने लक्षद्वीप में टूरिज्म प्रमोट करने की बात कही थी। फिर उसके बाद मालदीव के साथ चूंकि रिलेशन खराब हो रहे थे, मालदीव ने प्रधानमंत्री मोदी को बुरा भला कहा, मतलब मालदीव के कुछ मिनिस्टर्स ने, और इवन इंडियंस को काफ़ी कुछ कहा गया। तो बहुत सारे इंडियंस ने मालदीव की यात्रा करना बंद कर दिया। मालदीव टूरिज्म के दृष्टिकोण से काफ़ी फेमस डेस्टिनेशन है। लेकिन देखो अब ना मालदीव रिश्तों को ना थोड़ा बैलेंस करना चाहता है। मालदीव अब रिश्तों को थोड़ा बैलेंस करना चाहता है। पूरी तरह से प्रो चाइना होने के अगेंस्ट अब मालदीव दोनों, इंडिया और चाइना दोनों के साथ थोड़े थोड़े रिलेशन मेंटेन करना चाहता है। अब हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी ना प्रधानमंत्री पद की, तो पड़ोसी देशों के लीडर्स आए थे, उसमें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू भी थे। तो कुछ दिनों पहले तक रिलेशन इतने खराब हो गए थे, लेकिन अब मालदीव के राष्ट्रपति का भारत आना, प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में, ये एक संकेत है कि मालदीव अब चाहता है कि इंडिया के साथ रिलेशंस खराब ना रहे, एक बैलेंस रहे चाइना और इंडिया के बीच में। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अब मालदीव इंडिया के साथ रिलेशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, रिश्तों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके पीछे ना 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले
डोमेस्टिक फैक्टर्स, यानी डोमेस्टिकली मालदीव की जो इकोनॉमी है वो डिफिकल्टी फेस कर रही है। अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे हर एक फैक्टर को। दूसरा है मालदीव को जो एक्सपेक्टेशंस थी ना चाइना और दूसरी बड़ी पावर से, उन एक्सपेक्टेशंस पे चाइना और दूसरे देश खरा नहीं उतर पाए, इसलिए मालदीव को लगा यार इंडिया के बिना कहीं ना कहीं जुड़ तो हमें है। तीसरा है इंडिया की एकोमोडेटिव पॉलिसी। तो इन 3 रीजंस के चलते मालदीव अब इंडिया के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। अब थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखो, मोहम्मद मुइजू उस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं जिसने ना, जब वो विपक्ष में थी, उन्होंने ना एक पूरा कैंपेन चलाया था, इंडिया आउट कैंपेन, यानी इंडिया के अगेंस्ट नफरत भड़काकर मुइजू की पार्टी ने ना वोट हासिल किए थे। तो जैसे ही राष्ट्रपति बने मुइजू, उनके ऊपर तो ऑब्लिगेशन आ गया कि जब हम विपक्ष में थे तो हम इंडिया को बुरा भला कहते थे, अब मैं राष्ट्रपति बन गया हूं तो अब मुझे अपने प्रोमिसेस को पूरा करना होगा और इंडिया के जो भी लोग मौजूद हैं मालदीव में उन्हें बाहर भेजना होगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने इंडिया को बोला कि भाई अपने मिलिट्री पर्सनल यहां से ले जाइए। मालदीव को यह भी लगा कि थोड़ा बहुत इंडिया से ट्रेड तोड़ने का जो नुकसान होगा वो हमें फायदा हो जाएगा चाइना के साथ रिलेशन इंप्रूव करने में। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा चाइना हमारा प्रो एफिशिएंट पार्टनर है। ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं। मालदीव ने यह कहा था चाइना हमारा प्रो एफिशिएंट पार्टनर है जो कि एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा। इसके अलावा मालदीव को लगा था जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर्स है ना, जैसे जापान, सऊदी अरेबिया, टर्की, यूएई, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, इनके साथ भी हम रिश्ते अच्छे करेंगे क्योंकि हमारी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन में। इनके साथ रिश्ते अच्छे करेंगे तो ये सारे देश भी हमें कुछ ना कुछ देंगे, हमारी कुछ ना कुछ मदद करेंगे। तो ये सोच थी मालदीव की, इस वजह से उन्होंने फैसला लिया था कि इंडिया के ऊपर डिपेंडेंस कम की जाए। बट देखो, हाल फिलहाल में ना पिछले कुछ समय में मालदीव की इकोनॉमी ने काफी डिफिकल्टीज फेस की हैं। जैसे वहां पे ना जो उन्होंने कर्ज ले रखा था ना, वो कर्ज अभी मैच्योर हो रहा है। जैसे किसी इंस्टीट्यूशन से कर्ज लिया 2 साल के लिए $500 मिलियन का, तो 2 साल अब पूरे होने वाले हैं, डेप्ट मैच्योरिटीज बढ़ रही हैं। अब कार्यकाल पूरा हो रहा है कर्ज का, तो कर्ज तो लौटाना पड़ेगा ना वापस। रेवेन्यू मालदीव का काफ़ी कम है। इंडिया के टूरिस्ट का ना जाने की वजह से मालदीव को काफ़ी नुकसान हुआ है। फॉरेन रिजर्व बहुत कम हो गए हैं। फॉरेन रिजर्व सिर्फ $622 मिलियन के। एक कंटेक्स्ट के लिए आपको बता दूं, इंडिया बड़ा देश है लेकिन $600 बिलियन के आसपास के इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं। फिर देखो, डेट टू जीडीपी रेशियो है मालदीव की इकोनॉमी की, वो 110% है। तो कुल मिला के ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, डिटेल से आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल देने के लिए है कि इस प्रकार से मालदीव की जो सरकार है वो इकोनॉमिक डिफिकल्टी से गुजर रही है। तो मालदीव का ना आज के समय में काफ़ी हैवी डिपेंडेंस है इंपोर्ट के लिए, फूड के लिए। वहाँ पे फ्यूल इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, प्रोडक्शन बेस काफ़ी कम है। तो मालदीव को ना दूसरे देशों से चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, और दूसरे देशों से चीज़ें तभी इंपोर्ट होंगी ना जब मालदीव के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पूरी तरह से भरा हुआ होगा, बहुत सारा डॉलर होगा, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड तो डॉलर में होता है ना। अगर मालदीव के पास में फॉरेन करेंसी नहीं है, डॉलर नहीं है, तो मालदीव फिर फूड वगैरह को कैसे इंपोर्ट करेगा, समझ गए। और टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है कौन से मालदीव के? इंडिया है, चाइना है। इनसे मालदीव ने यह रिक्वेस्ट की है कि भैया हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो खाली हो गया है, आप हमारी लोकल करेंसी में पैसा ले लीजिए और हमें ये फूड, फ्यूल, ये सब चीजें दे दीजिए। तो ये हालात हो गए हैं मालदीव की इकोनॉमी के। तो ये पहला रीजन है, मालदीव की इकोनॉमी के हालात खराब हैं, इसी वजह से वो इंडिया के साथ अब रिश्ते इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरा फैक्टर देखिए, चाइना से ना मालदीव की काफी एक्सपेक्टेशंस थी। जनवरी 2024 में ये मोहम्मद मुइजू चाइना की यात्रा पर गए थे। वहां पे इन्होंने चाइना के राष्ट्रपति के साथ 20 से ज्यादा MOU साइन किए थे, जिसमें से इस प्रकार के सब्जेक्ट भी हैं जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को फिर से रिवाइव किया जाएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिवाइव किया जाएगा, चाइना के साथ में डिफेंस पैक्ट साइन किया गया मार्च 2024 में, और ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट करने के लिए एक्सप्लोर किया गया। चाइना मालदीव कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप, इसको अपग्रेड किया गया।
चाइनीज जो स्पाई शिप्स हैं उनको आने दिया गया मालदीव में। क्यों आने दिया? सिर्फ इसलिए क्योंकि उम्मीद थी मालदीव को कि चाइना के साथ हम रिश्ते अच्छे करेंगे तो चाइना हमारे देश में एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा, पैसा देगा। बट चाइना ना हेजिटेंट है, हिचकिचा रहा है, इच्छा नहीं है चाइना की कि मालदीव में बड़े बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को चाइना फंड करें। चाइना थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर तो रहा है, लेकिन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में वहाँ पे गरीब लोगों के लिए घर बनाना हो, कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव हो जैसे हॉस्पिटल वगैरह बनवाना हो, तो उसमें सिर्फ चाइना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहा है। अदरवाइज बड़े बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चाइना इन्वेस्ट अभी नहीं कर रहा है मालदीव में। अभी ना मालदीव को चाइना के ना 1.5 बिलियन डॉलर्स देने हैं। अब पैसे हैं नहीं मालदीव के पास देने के लिए, तो मालदीव ने चाइना को बोला कि भाई थोड़ा सा डिले कर दीजिए, हम थोड़े टाइम बाद दे देंगे। चाइना ने बोला ठीक है, 5 सालों के लिए हम आपको डेट रिलीफ देते हैं, आप 5 सालों के बाद दे देना, आपके पास नहीं है। बट चाइना ने साथ के साथ ये बोल दिया मीनवाइल हम आपको फिर फर्दर लोन नहीं देंगे। सीधी सी बात है। तो मालदीव के लिए ये बड़ा धक्का था। वो तो ये सोच रहे थे कि चाइना से फर्दर लोन मिल जाएगा, लेकिन चाइना ने मना कर दिया है कि जब तक आप ये लोन नहीं चुकाओगे हम आपको फर्दर लोन नहीं देंगे। थोड़ा बहुत ग्रांट बेशक दे देंगे, ग्रांट वापस नहीं लुटानी पड़ती, लेकिन ग्रांट फिर चाइना देता बहुत कम है ना, नाम मात्र की देता है। तो इससे मालदीव को काफ़ी धक्का लगा। सिमिलरली देखो जो दूसरे देश है ना जिनके साथ में मालदीव ने सोचा रिश्ते अच्छे कर लेंगे, यूके, यूएस, जापान, टर्की, यूएई, ये सब देश, इनसे इतनी मदद मालदीव को नहीं मिली जितना वो सोच रहा था। ये भी बस थोड़ा बहुत अपने अपने कामों में बिजी हैं, थोड़ा बहुत पैसे दे रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, वही हॉस्पिटल वगैरह के लिए, रोड वगैरह के लिए, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, या फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी में मालदीव के साथ ये कोऑपरेट करना चाहते हैं क्योंकि लोकेशन इंपॉर्टेंट है मालदीव की। अदरवाइज इन देशों ने भी ज़्यादा मदद नहीं की। तो मतलब कह सकते हो मालदीव की जो एक्सपेक्टेशंस थी ना इन देशों के से, वो पूरी नहीं हुई। अब तीसरा फैक्टर है इंडिया की एकोमोडेटिव पॉलिसी। देखो बेशक मालदीव के साथ में रिश्ते खराब हो गए थे, बट इंडिया ने मालदीव को कभी बुरा भला नहीं कहा। हाई लेवल एंगेजमेंट जारी रही मालदीव के साथ में। सरकार ने कभी मालदीव को कुछ नहीं कहा, सरकार ने बस एंगेजमेंट जारी रखी। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने काफ़ी बार मुलाकात की मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर के साथ में, और मालदीव ने जो इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि 76 जो आपके मिलिट्री पर्सनल हैं उनको यहाँ से ले जाइए, इंडिया ने मालदीव की बात मानते हुए उनको जो सिविल एक्सपर्ट्स हैं, सिविलियन एक्सपर्ट्स हैं, उनसे रिप्लेस कर दिया। डेवलपमेंटल असिस्टेंस मालदीव के लिए इंक्रीज़ कर दी, पहले 400 करोड़ सरकार ने इंक्रीज़ करके इसे 600 करोड़ कर दिया। जितना फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होता था मालदीव को 5% उसे इंक्रीज़ कर दिया। कंस्ट्रक्शन आइटम का जो एक्सपोर्ट था उसे भी 25% इंक्रीज़ कर दिया। मालदीव के जो फॉरेन मिनिस्टर थे मूसा जमीर, वो भारत की यात्रा पर आए। फर्स्ट हाई लेवल विजिट थी सरकार की। मालदीव ने सरकार ने मालदीव को ये बोला कि भैया आप हमारी जो सेंसिटिविटीज़ हैं ना उनका ज़रूर ध्यान रखिए। सेंसिटिविटीज़ जैसे चाइनीज़ स्पाई शिप अगर मालदीव में आएगा तो इसको लेके हमें कंसर्न्स हैं भैया, सीधी सी बात है। आप भारत के बहुत नज़दीक हो और चाइना का जासूसी शिप अगर हमारे बॉर्डर के नज़दीक आएगा तो ये रेड फ्लैग है भारत के लिए, ये आप अलाउ नहीं कर सकते। ऐसा साफ साफ इंडिया ने मालदीव को बोल दिया। मालदीव ने बोला कि ठीक है हम आपकी सेंसिटिविटीज़ का ख्याल रखेंगे, आप हमें $50 मिलियन का ट्रेजरी बिल दे दीजिए, मतलब डॉलर दे दीजिए, उन्हें बहुत कुछ खरीदना होगा। तो इंडिया ने कहा कि ठीक है दे देंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़ू, वो भी भारत की यात्रा पर आ गए। कुल मिला के देखो इंडिया ने ना मालदीव के साथ में रिलेशंस अच्छे रखने जारी रखे। इंडिया ने कभी रिलेशंस में ना अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि इंडिया को पता था मालदीव इंपॉर्टेंट है, नेबरिंग कंट्री है, चाइना उसे लुभाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राइटर एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं, इसका मतलब देखो ये नहीं है कि अब मिस्टर मुइज़ू जो हैं वो उन्होंने प्रो इंडियन पॉलिसी अपना ली है। नहीं, ऐसा नहीं है। चाइना के साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं और लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। बट आप यूं कह सकते हो कि ना अब मुइज़ू जो हैं इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये समझ में आ गया कि इंडिया को कंप्लीटली एलिनेट करने से बल्कि नुकसान होगा। अभी जो फ़ायदा चाइना से उठाया जा सकता है उठाया जाए, जो फ़ायदा इंडिया से उठाया जा सकता है उठाया जाए। अब उनकी ये सोच हो गई है। और इंडिया की सोच ये है कि हम
मालदीव में कोई भी सत्ता में आए, हमारे रिलेशन मालदीव के साथ अच्छे रहने चाहिए, इस पॉलिसी पे इंडिया काम कर रहा है। समझे? तो ये हमने डिटेल से इंडिया मालदीव रिलेशंस को डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ह्यूमन डिग्निटी वर्सेस रिलीजियस प्रैक्टिसेस से संबंधित इशू है। आप ना जहां एक तरफ एथिक्स से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, दूसरी तरफ देखो जीएस पेपर सेकंड के इन टॉपिक्स से भी आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। देखो सबसे पहले ना, जिस रिलीजियस प्रैक्टिस की बात की जा रही है ना, और उसको ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट बताया जा रहा है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, तभी आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। जिस प्रैक्टिस की बात की जा रही है वो है अंग प्रदक्षिणम। फिर से बोल देता हूं, जिस प्रैक्टिस की बात की जा रही है वो है अंग प्रदक्षिणम। ये जो आप देख रहे हो, और कहां पे ये प्रैक्टिस परफॉर्म की जाती है? राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के करूर तालुका में एक गांव है जिसका नाम है नेरूर। कोई प्री में पूछने नहीं वाला है, लेकिन बस कंटेक्स्ट के लिए आपको बता रहा हूं। तमिलनाडु का जिला है तिरुचिरापल्ली, और वहां पे एक नेरूर गांव है। नेरूर गांव में ना श्री सदगुरु सादशिव बर्मेंद्र स्वामीगल, ये नाम दिया हुआ है पूरा, नेरूर सदगुरु सदाशिव बर्मेंद्रल, इनकी ना समाधि है। ये गुरु का नाम है, इनकी समाधि है। इनकी समाधि के आसपास ये जो प्रैक्टिस है ना, अंग प्रदक्षिणम, ये परफॉर्म की जाती है। ये ना 18वीं शताब्दी के महान संत माने जाते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिस के बारे में बताता हूं। जगह आपको पता लग गई, मंदिर का नाम आपको पता लग गया। सबसे पहले होता है अन्नदानम। ये देखो यहां पे लिखा भी हुआ है अन्नदानम। अन्नदानम में क्या होता है? जो भगत यहां पे आते हैं ना, उनको केले के पत्तों पर ना खाना परोसा जाता है। केलों के पत्ते पे खाना देना, ये तो आपको पता है, साउथ इंडिया का ट्रेडिशन है, साउथ इंडिया की परंपरा है। लेकिन देखो, भक्तों को खाना परोसा जाता है, और खाना खाने के बाद ना जो भगत हैं वो खाना ना बीच में छोड़ देते हैं। पूरा खाना नहीं खाते, खाना बीच में छोड़ देते हैं। अब देखो, खाना बीच में छोड़ने के बाद में ये जो गुरुजी है ना, जिनकी समाधि है, उनके चारों ओर परिक्रमा करते वक्त ये जो खाना बीच में छोड़ दिया गया है ना, उस पे लौटते हैं डिवोटीज। लौटते हैं मतलब लेट के रोल करते हैं। लौटना आप समझ गए होंगे कि लेटने के बाद शरीर को रोल करना। तो ये भगत जो है ना, लौटते हैं, जो खाना छोड़ दिया गया है ना आधा अधूरा केलों के पत्तों पर, उसके ऊपर लौटते हैं। ये जो प्रैक्टिस है ना, इसे ही बोलते हैं अंग प्रदक्षिणम। समझ गए? अंग प्रदक्षिणम मतलब कुछ भक्त बचे हुए केले के पत्तों पर लौटने लगते हैं। वे अपने शरीर को केलों के पत्तों पर रोल करते हैं, और ऐसा करते करते वो समाधि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों करते हैं? फेथ है, विश्वास का मामला है। भक्तों को लगता है कि इससे आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, मतलब स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा कुछ भक्तों को लगता है कि सदियों से चली आ रही परंपरा है, तो इसे पूरा करना जरूरी है। कुछ भक्तों को लगता है कि इससे गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, जिनकी ये समाधि है। और देखो, सभी धर्मों के, सभी कास्ट के लोग इस प्रकार की प्रैक्टिस करते हैं, तो इसे जात पात और धर्म से ऊपर बढ़ के माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुल मिला के एक वर्ड में समराइज करोगे तो विश्वास। तो ये तो देखो, अभी तक आपने इशू का सिर्फ इंफॉर्मेशनल पार्ट जाना कि प्रैक्टिस आखिरकार होती क्या है। अब आप ये जानो कि हुआ क्या है, मतलब व्हाट हैज़ हैपेंड। फिर उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे जो भी हुआ है। देखो, दिसंबर 2014 में ना सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की एक प्रैक्टिस जो कर्नाटक के मंदिर में परफॉर्म की जाती थी, उस पर बैन लगा दिया। ये जो बचे हुए खाने पे जो अपनी बॉडी को रोल करना एक प्रैक्टिस है ना, इस प्रकार की प्रैक्टिस कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में कुके सुब्रमण्यम टेम्पल में भी परफॉर्म की जाती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में कर्नाटक के इस टेम्पल में इस प्रकार की प्रैक्टिस पर बैन लगा दिया। यह दिसंबर 2014 का वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर 2014 के वर्डिक्ट के बाद कुछ लोग ना मद्रास हाई कोर्ट में भी पहुंच गए और जाके बोले
कि देखो कर्नाटक के मंदिर में इस प्रकार की प्रैक्टिस परफॉर्म की जाती थी, वहां पे तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया, आप भी तमिलनाडु के इस मंदिर में जो प्रैक्टिस परफॉर्म की जाती है उस पर भी बैन लगा दीजिए। तो ना मद्रास हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने वर्डिक्ट दे दिया और बोला कि ये जो नेरूर सदगुरु सदाशिव बर्मेंद्रल जी की समाधि पर ये जो प्रैक्टिस परफॉर्म की जाती है ना, अंग प्रदक्षिणम, इस पर बैन लगा दिया जाए। ये 2015 में मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का जजमेंट आ गया। लेकिन अब देखो ऑलमोस्ट 8-9 साल बाद 17 मई 2024 को एक ना मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच का जजमेंट आया है, जो दिया है जस्टिस GR स्वामीनाथन ने। उन्होंने इस प्रैक्टिस को फिर से चालू करने के लिए अलाउ कर दिया है। अब समझ गए आप, पहले ये प्रैक्टिस बैन हो गई थी, कई सालों से चल रही थी, 2015 में बैन हो गई थी, बट 17 मई 2024 को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने कह दिया है ये दोनों जो प्रैक्टिस है, अन्नदानम और अंग प्रदक्षिणम, दोनों आप फिर से परफॉर्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है इवेंट्स की क्रोनोलॉजी, जो हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूं इश्यूज क्या क्या इन्वॉल्व हैं। अब मैं आपको देता हूं एनालिसिस जल्दी से। देखो, सबसे पहला जो इशू इन्वॉल्व है, रिलीजियस फ्रीडम एक तरफ और दूसरी तरफ है ह्यूमन डिग्निटी। कैसे? देखो, एक तरफ हर किसी के पास में अपने अपने धर्म को प्रोफेस करने का अधिकार है, वो कैसे भी अपने धर्म को मानना चाहता है, उसका विश्वास है, और संविधान ये फंडामेंटल राइट उस पर्सन को देता है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो राइट टू रिलीजन से संबंधित हैं। अब इसके अगेंस्ट इशू आता है ह्यूमन डिग्निटी का। ह्यूमन डिग्निटी मतलब एक तरफ देखो इतने सारे लोग हमारे देश में भूखे सो जाते हैं, दूसरी तरफ ने खाना वेस्ट कर दिया जाता है, उस पर डिवोटीज जो हैं वो लौटते हैं। हाइजीन का भी यहाँ पे इशू है और प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिस्पेक्ट भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ये सब चीज़ें, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिस्पेक्ट, हाइजीन और खाना वेस्ट, ये सब ह्यूमन डिग्निटी का वायलेशन है। तो ये पहला इशू है, राइट टू रिलीजन वर्सेस ह्यूमन डिग्निटी। अब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी जस्टिस स्वामीनाथन ने जो बैन हटाया है ना, उन्होंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स का हवाला दिया है बैन हटाते वक्त। आर्टिकल्स जैसे कि देखो, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19(1)(a) यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(d) फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके बाद आर्टिकल 25(1) यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इन सभी आर्टिकल्स को बेस बना के मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने इन दोनों प्रैक्टिसेस पे, अन्नदानम और अंग प्रदक्षिणम, दोनों पे बैन जो है वो हटा दिया है। इसके बाद देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। देखो, जैसा मैंने आपको बताया 2015 का मद्रास हाईकोर्ट का वर्डिक्ट जिसने बैन लगाया था इन दोनों प्रैक्टिसेस पे, ये तो देखो एक डिवीजन बेंच ने वर्डिक्ट दिया था। डिवीजन बेंच में 2 जज होते हैं, तो जो वर्डिक्ट 2 जजेस के द्वारा दिया गया है उसको मद्रास हाईकोर्ट की एक जज की बेंच कैसे हटा सकती है? आप बताओ, ये तो गलत हो गया ना। तो ना जिस जज ने पुराने 2 जजेस के बेंच के वर्डिक्ट को ओवर रूल किया है ना, इनका ये कहना है 2015 के वर्डिक्ट में ना जो डिवोटीज हैं, जो इस प्रैक्टिस को परफॉर्म करते हैं, उनकी बात नहीं सुनी गई, उनको पार्टी नहीं बनाया गया। इवन मंदिर के जो ट्रस्टीज हैं ना, उनको भी पार्टी नहीं बनाया गया, और बिना उनको पार्टी बनाए, बिना उनकी बात सुने 2015 का वर्डिक्ट दे दिया गया मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। तो ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट सिंपली बोलता है कि आप देखो सामने वाले की, जो भी लोग इन्वॉल्व है ना केस में, उनकी बात सुने आप जस्टिस नहीं डिलीवर कर सकते, आपको बात सुननी पड़ेगी उनकी। जैसे कोर्ट में जाते हैं हम, मामला चलता है, किसी के अगेंस्ट ट्रायल चलता है, तो जज आरोपी की बात सुनता है कि हाँ आपको अपने बचाव में कुछ कहना है। इवन कसाब की बात भी जुडिशरी के द्वारा सुनी गई थी, लेकिन इस केस में डिवोटीज और मंदिर के जो ट्रस्टीज हैं उनकी बात को नहीं सुना गया। तो ये नेचुरल जस्टिस के कंसेप्ट के अगेंस्ट हो गया।
फिर देखो एक इशू यहाँ पे ये आता है, मैं आपको एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ इस पूरे इशू का। फिर एक इशू आता है साइंटिफिक टेम्पर वर्सेस रिलीजियस बिलीफ। हमारा देखो आर्टिकल 15A(H) क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है? आर्टिकल 15A(H). H नंबर फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो साइंटिफिक टेम्पर से संबंधित है कि हर एक सिटीजन की ड्यूटी है कि वो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेंगे, ह्यूमैनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म की भावना जो है वो डेवलप करेंगे। एक तरफ देखो संविधान ये बोलता है, दूसरी तरफ कन्फ्लिक्ट आता है रिलीजियस प्रैक्टिस से, क्योंकि ये जो रिलीजियस प्रैक्टिस है ना, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा करने से उन्हें फ़ायदा होगा, ऐसा करने से कोई बेनिफिट होगा, नहीं, कुछ भी नहीं है। तो दो वैल्यूज़ के बीच में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, एक तरफ है साइंटिफिक टेम्पर और दूसरी तरफ है रिलीजियस बिलीफ। फिर देखो इशू आता है कल्चरल रिलेटिविज्म वर्सेस यूनिवर्सलिज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म वर्सेस यूनिवर्सलिज्म। आप बताइए कल्चरल रिलेटिविज्म का कंसेप्ट क्या बोलता है? कल्चरल रिलेटिविज्म का कंसेप्ट ये बोलता है कि अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग एरियाज में ना, सबके कल्चर अलग हैं, सबके बिलीफ्स अलग हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी का कल्चर अच्छा है, किसका बुरा है। कल्चर इज कल्चर, सबका कल्चर यूनिक है। तो ये पहली चीज़ है कि मतलब बचे हुए खाने पे लौटना ये कल्चर का पार्ट है, आप इसे गलत नहीं बता सकते। दूसरी तरफ यूनिवर्सलिज्म। यूनिवर्सलिज्म मतलब जैसे देखो जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैं, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स ऑफ डिग्निटी हैं, उनके अनुसार ये चीज़ करना, बचे हुए खाने पे लौटना, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, ये ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है, ह्यूमन रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है। तो एक तरफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं कि ये सब करना ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है, एक तरफ कल्चर है, कल्चरल रिलेटिविज्म है। तो दोनों के बीच में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है। इसके अलावा देखो जस्टिस स्वामीनाथन ने ना ये वर्डिक्ट देते वक्त, यानी बैन हटाते वक्त, एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया कि कर्नाटक के एक मंदिर में इस प्रकार की प्रैक्टिस परफॉर्म की जाती थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था, वो अलग थी, वो सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए थी। बट ये तमिलनाडु वाली जो प्रैक्टिस है ना, तमिलनाडु के मंदिर वाली प्रैक्टिस, ये अलग है, ये सबके लिए ओपन है, सभी कास्ट के लोगों के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए। तो इसे हम कंपेयर नहीं कर सकते उस प्रैक्टिस से जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था। फिर देखो इसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है स्टेट के रोल पे भी। स्टेट का रोल कितना होना चाहिए? हमारे देश में देखो वैसे वेस्टर्न कंट्रीज की तरह ना स्टेट को पूरी तरह से धर्म से अलग करके नहीं रखा गया है। जैसे सबरीमाला टेम्पल केस है, कौन सी दरगाह है वो मुंबई में, हाजी अली की दरगाह है ना, जहाँ पे इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट्स दिए हैं, मतलब स्टेट ने इंटरवेंशन किए हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्टेट को किस हद तक इंटरवेंशन करना चाहिए रिलीजियस प्रैक्टिसेस में रिफॉर्म लाने में। अगर स्टेट को लगता है कि ये जो प्रैक्टिस है वो हार्मफुल है, अनडिग्निफाइड है, तो क्या स्टेट को उसमें इंटरवेंशन करना चाहिए अलग अलग ग्राउंड्स के आधार पे? जैसे देखो राइट टू रिलीजन तो है, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शंस हैं। कब राइट टू रिलीजन कर्ब किया जा सकता है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, इन इश्यूज़ पे राइट टू रिलीजन जो है वो कर्ब किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो क्या स्टेट को इंटरवेंशन करना चाहिए इस इशू में और इस प्रैक्टिस पे बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? ये एक इशू है। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या स्टेट को इंटरवेंशन करना चाहिए। कुल मिला के देखो, अगर समराइज करें इस पूरे केस को, जस्टिस स्वामीनाथन ने जहां एक तरफ देखो रिलीजियस प्रैक्टिसेस और कल्चरल प्रैक्टिसेस को ज़्यादा तवज्जो दी, और दूसरी तरफ क्रिटिक्स बोलते हैं कि ह्यूमन डिग्निटी, हाइजीन, इनको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, और स्टेट का एक रोल है रैशनल थिंकिंग एंड रिफॉर्म को प्रमोट करने में। कुल मिलाकर ये केस ना एक चैलेंज प्रेजेंट करता है। एक तरफ सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, दूसरी तरफ समाज में डीपली इस्टाब्लिश्ड रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं। दोनों के बीच में कैसे बैलेंस इस्टाब्लिश किया जाए, उस चैलेंज को प्रेजेंट करता है ये केस। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी ओपिनियन बता सकते हो। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट इशू से संबंधित है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट वर्सेस ट्राइब्स कंसर्न्स, तीनों के बीच में बैलेंस कैसे इस्टाब्लिश किया जाए। आप ना जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो।
सबसे पहले एक प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। ग्रेट निकोबार आइलैंड पे ना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 72,000 करोड़ का। अब इस प्रोजेक्ट में ना बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इस्टाब्लिश हो रहा है, एक इंटरनेशनल पोर्ट इस्टाब्लिश हो रहा है, टाउनशिप का डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत बड़ा सोलर बेस्ड पावर प्लांट लगेगा, बहुत कुछ होगा इस प्रोजेक्ट में और टोटल कॉस्ट है 72,000 करोड़। लेकिन देखो इस प्रोजेक्ट को इस्टाब्लिश करने के लिए ना 130 स्क्वायर किलोमीटर का जो जंगल एरिया है ना उसको साफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ना 130 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल एरिया में फैलेगा। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना 9,60,000 पेड़ काटने पड़ सकते हैं। 9,60,000 पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं। और ये जो एरिया है ना दुनिया के कुछ सबसे खास जंगल्स में से एक है। यहाँ पे काफ़ी रेयर पेड़ पौधे और जानवर हैं। एक और चीज़, यहाँ पे ना एक बे है, गैलाथिया बे। अब ये जो बे है ना निकोबार आइलैंड्स में, अब यहाँ पे बहुत सारे टीदरबैक कछुए हैं जो बहुत दुर्लभ हैं, मतलब काफ़ी इंडेंजर्ड हैं, रेयर स्पीसीज हैं। तो इनको नुकसान पहुँचेगा, इनका फ्यूचर खतरे में आ जाएगा इस प्रोजेक्ट की वजह से। सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है ये प्रोजेक्ट ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मलक्का स्ट्रेट से सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पर है। मलक्का स्ट्रेट, ये देखो ये जो एरिया है ना मलक्का स्ट्रेट, जहाँ से चाइना के शिप्स होके गुजरते हैं। और इंडिया के लिए फ़ायदा ये है, कहा जाता है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा, कि इंडिया अगर ये स्ट्रेट बंद कर दे, चोक कर दे, तो चाइना के एनर्जी वाले शिप्स जो हैं वो चाइना तक नहीं पहुँच पाएंगे। हालांकि दूसरे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं ऐसा करना इंडिया के लिए आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अभी सरकार का ये कहना है मलक्का स्ट्रेट से सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पर है ये प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड का, तो इंडिया को इससे फ़ायदा होगा और देश को इससे फ़ायदा होगा। लेकिन चिंता ये है, कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सरकार असल में टूरिज़्म को डेवलप करना चाहती है और उसी के लिए इतना पैसा खर्च कर रही है। समझ गए? मतलब एक्सपर्ट्स का मानना है, कुछ एक्सपर्ट्स का, कि टूरिज़्म सरकार का मेन फोकस है। दूसरा, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने ना प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जो जानकारी है पब्लिक से शेयर नहीं की है, ये कंसर्न है। फिर नेक्स्ट कंसर्न ये है, यहाँ के जो लोकल ट्राइब्स हैं ना, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स के लोकल ट्राइब, खास करके सोमपेन ट्राइब, इनकी मर्जी नहीं ली गई है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले। तो ये इन ट्राइब्स के, खास करके सोमपेन ट्राइब के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। अब क्या हुआ है? अब देखो हुआ ये है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने बोला है कि हम ना जांच करेंगे कि कैसे इस प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला, हम इस चीज़ की जांच करेंगे। तब ये फिर से सुर्खियों में आया है। हालांकि देखो इससे पहले भी ना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इन्होंने ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक्सप्लेनेशन मांगा था कि आपने ट्राइब से अप्रूवल क्यों नहीं लिया, इस बारे में एक्सप्लेनेशन मांगा था। अभी एक्सप्लेनेशन आया नहीं है। इवन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी ना एक कमेटी को काम सौंपा था, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की एक कमेटी को काम सौंपा था कि फॉरेस्ट क्लियरेंस से संबंधित जो चीज़ें हैं ना वो आप पब्लिक डोमेन में रखिए, लेकिन अभी तक वो पब्लिक डोमेन में नहीं रखी गई हैं। कुल मिला के देखो, कंक्लूजन में आप कह सकते हो बैलेंस इस्टेब्लिश करना मुश्किल साबित हो रहा है। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूसरी तरफ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, तीसरी तरफ लोकल इंडिजिनस पीपल यानी ट्राइब्स के कंसर्न्स, तीनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करना मुश्किल हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी की कमी है। जब देखो इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश होते हैं ना, सरकार को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए। अगर चीज़ें छुपाई जाती हैं तो सरकार के ऊपर संदेह बढ़ता है, शक बढ़ता है और ट्रस्ट स्टेक होल्डर्स का गायब हो जाता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इंडियन एक्सप्रेस का है। इस आर्टिकल में ना राइटर ये कहती हैं रुचि गुप्ता कि अभी जो नीट को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है ना, उसके पीछे एक रियल स्कैम है जिसको लेके कोई बात नहीं करता। वो रियल स्कैम क्या है? देखो अभी ये नीट का एग्ज़ाम कितने लोगों ने लिखा? 24 लाख लोगों ने। कितनी सीट्स के लिए? सीट्स हैं टोटल 1 लाख, जिसमें से 55,000 गवर्नमेंट सीट्स हैं।
मतलब जिन 24 लाख लोगों ने एग्ज़ाम लिया उसमें से सिर्फ 1 लाख लोगों को एडमिशन मिलेगा, बाकी 23 लाख लोगों को नहीं मिलेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम फिल करते हैं, आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम ले लीजिए, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख लोग देने आते हैं, फाइनल सिलेक्शन कितने का होता है? 1000 का। आईएएस तो और भी कम बनते हैं, टोटल 180 के आसपास। बट राइटर कहती हैं देखो आज़ादी को इतने साल हो गए, हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज़ इतनी कम हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। जब भी बात होती है ना, 2 इश्यूज़ को लेकर बात होती है। एक तो जिसका सिलेक्शन ना होना तो यूँ मान लिया जाता है कि तुम में कोई कमी है, तुम मेरिट में नहीं आए। बात देखो ठीक है, बट सीट्स इतनी कम है, समझ गए, सीट्स इतनी कम है। अब एक बात बताओ, 1 लाख सीट्स हैं, जिसकी 1 लाख रैंक आई वो डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल है, जिसकी 1 लाख 1 आई वो डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। मेरिट के नाम पे सरकार अपनी नाकामी छुपा लेती है कि सरकार सीट्स क्यों नहीं इंक्रीज कर पाई है आज़ादी से लेके अभी तक। देखो ये बात सच है, सरकार 24 लाख सीट्स नहीं कर सकती, ये बात सच है। और कर भी दी जाए तो कहीं ना कहीं हालत हो जाएगी बीटेक कॉलेजेस की तरह और बीएड कॉलेजेस की तरह। अभी तो बोला भी जा रहा है कि एमबीबीएस इज़ न्यू बीटेक, एमबीबीएस का भी वही हाल है जो एक समय में बीटेक का हो गया था, और एमबीबीएस करके भी जॉब नहीं लगती। ऐसे आर्टिकल्स आते रहते हैं। बट देखो बात यह है, आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। बीटेक कॉलेज क्यों फेल हुए? क्योंकि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया था। आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे ना, और साथ के साथ सीट्स इंक्रीज करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। और बात सिर्फ कॉलेजेस की नहीं है, इवन जॉब्स की देख लीजिए। कोई भी जॉब सरकार निकालती है, वैकेंसी निकालती है, कितने ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं और जॉब करने वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन सीट्स कम होती हैं। क्या आप बोलोगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो कैपेबल नहीं है, वो जॉब कर ही नहीं सकते? देखो कुछ जॉब्स के लिए ऐसा बेशक हो सकता है, लेकिन अब जैसे सरकारी जॉब है, क्लर्क की है जिसमें सिर्फ टाइपिंग करनी होती है, तो उसमें सिखा दिया जाता है, इतना कुछ दिमाग लगाना नहीं होता उसमें। तो यूँ नहीं बोल सकते कि जिसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया वो कैपेबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो एग्ज़ाम डिसाइड करता है कि आप मेरिट में आ रहे हो या मेरिट में नहीं आ रहे हो, ज़्यादातर एग्ज़ाम आपको भी पता है रट्टे वाले एग्ज़ाम हैं। जीके याद कर लो, जीके जिसने याद कर ली 4 में से 1 ऑप्शन टिक मार्क कर दिया, उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये तो देखो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड वैसा है ही नहीं जो कैपेबिलिटी चेक करे। आप डॉक्टर्स इंजीनियर का एग्ज़ाम छोड़ दीजिए, जो गवर्नमेंट जॉब्स का एग्ज़ाम है, क्या वास्तव में वो कैपेबिलिटी चेक कर पाता है कि कौन एलिजिबल है काम करने के लिए, कौन नहीं है? नहीं कर पाता। तो इन इश्यूज़ पे बात होनी चाहिए। ये रियल स्कैम है, ऐसा राइटर का मानना है। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप भी बताइए। रियल स्कैम बिहाइंड नीट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चंस देखो आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से संबंधित और एक जो तमिलनाडु की मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने फैसला दिया था रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फिर से अलाउ करने से संबंधित। तो दोनों इश्यूज़ पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, दोनों 250 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।